Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो चलो आज का लेक्चर नंबर 6, आज का छोटा सा लेक्चर है। आज का रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट 3 है। पार्ट 2 का जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल दोनों भी एक्सपेरिमेंट देखे थे। पार्ट 1 में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, किससे अटैच होते हैं। ओके, और पार्ट 2 में हमने डीपली सारे दोनों एक्सपेरिमेंट देखे थे। तो पहला हमने देखा था मैकेनिज्म, देखा था रिप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो आज का है पार्ट नंबर 3। आज हमें सिर्फ कुछ क्वेश्चन देखने हैं आपके एक्सरसाइज के इस टॉपिक पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, जो लास्ट लेक्चर था मैकेनिज्म ऑफ रिप्लिकेशन, उसमें हमने कितने स्टेप्स देखे थे? बहुत सारे स्टेप देखे थे। सबसे पहला था एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले टेस्ट इसमें क्या हो रहा था? न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन हो रहा था। तो क्या हो रहे थे वहाँ पे? जो डीऑक्सी जो हमारे थे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स, वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे थे। उनको कौन कन्वर्ट कर रहा था? फॉस्फोराइलेज। इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते थे? फॉस्फोराइलेशन कहते थे। ये एक एंजाइम था इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये मोनोफॉस्फेट को पॉलीफॉस्फेट में, ट्राइफॉस्फेट में क्या करता था? कन्वर्ट करता था। तो वो पहला था। सेकंड था पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। तो ओ पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते थे और टी पॉइंट को टर्मिनेशन पॉइंट कहते थे। अगर एक साइड में डीएनए का 3 डैश है तो दूसरी साइड 5 डैश होंगे, और जो दो एक साथ होते हैं कॉइल, तो उनको हमेशा क्या होगा? अपोजिट नेमिंग होगा। ये हमने देखा था। ओके, तो ये भी हमने अच्छे से देखा था। और ई कैरियोटिक सेल में हमने देखे थे कि जो रिप्लिकॉन्स होते हैं, रिप्लिकॉन्स जो है वो क्या है? एक से ज़्यादा होते थे। तो रिप्लिकॉन्स किसे कहा जाता था? वो भी हमने देखा था। तो रिप्लिकॉन्स को क्या कहा जाता था ई कैरियोट में? मतलब ह्यूमन जैसे में टेंडॉन कहा जाता है। टेंडॉन मतलब एक साथ रिप्लिकेट करते थे बहुत सारे यूनिट। ओके, उसके बाद हमने थर्ड देखा था अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो डीएनए के दो पेयरिंग है वो क्या होते थे? एक दूसरे से सेपरेट होके वाई शेप में क्या होते थे? कन्वर्ट होते थे। वो कैसा कौन करता था उन्हें? वैसा एंजाइम डीएनए हेलिकेज करता था। और वो वाई शेप में क्या होते थे? कन्वर्ट होते थे। और रिकॉइलिंग ना हो, इसका ये काम किसको दिया गया था? इनका रिकॉइलिंग ना हो, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन को दिया था, ताकि ये रिकॉइल ना हो। ओके, उसके बाद हमने देखा था रिप्लिकेटिंग फोर्क जो होता है। तो रिप्लिकेटिंग फोर्क किसे कहा जाता है? ऐसा पॉइंट जहाँ से दोनों क्या है, डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? अपोजिट सेपरेट होते हैं। वाई शेप जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को क्या कहा जाता था? रिप्लिकेशन फोर्क कहा जाता था। ओके, उसके बाद हमने देखा था सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। बहुत इंपॉर्टेंट था कि नया स्ट्रैंड कैसे बनता है, उसका सिंथेसिस हमने देखा था। और उसके सिंथेसिस के लिए जो यूज़ होता था उसे कहा जाता था आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएनए मॉलिक्यूल था। आरएनए प्राइमर क्या करता था? हमारे जो ये था न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो लिक्विड है उसमें से क्या है? नए न्यूक्लियोटाइड को क्या करता था? अट्रैक्ट करके बाहर लाता था और नया स्ट्रैंड बनाता था। तो ए डबल बॉन्ड टी, टी डबल बॉन्ड ए ऐसा हो सकता है, या फिर जी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड जी। एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ऐसे क्या होते थे? बॉन्डिंग होते थे और नया स्ट्रैंड बनता था और उसे अपोजिट नाम दिया जाता था। ओके, और ये क्या था? पॉलीमरेज था, मतलब बहुत सारे कंपाउंड से बनेगा। उसके बाद हमने देखा था लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं। तो नीचे से ऊपर आने वाला लीडिंग होता था और ऊपर से नीचे जाने वाला क्या होता था? लैगिंग। लैगिंग स्ट्रैंड को ऑकज़की फ्रैगमेंट भी कहा जाता था। क्यों? वो कंटिन्यूस नहीं था, डॉटेड था। फिर उसको कंटिन्यूस करने के लिए, मतलब उसके डॉट भरने के लिए हम यूज़ करते थे एक एंजाइम, उसका नाम क्या था? लिगेज। तो जो डीएनए लिगेज क्या करता था? ओकाज़की फ्रैगमेंट के जो डॉट्स थे उन डॉट्स को भरने का काम करता था। ओके, और फिर डीएनए जो आरएनए प्राइमर था उसका काम ख़त्म हो जाता है जब नया स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है। तो उसे भी क्या करता है? डीएनए गायरेज क्या करता है? उसे रिमूव कर देता था। उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। तो जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है वो हाफ कहाँ से आया है? पेरेंट से आया है। और आधा कहाँ से आया था? टोटली नया फॉर्म किया था। किसने? आरएनए प्राइमर ने नया फॉर्म किया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन।
या सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था वो भी हमने देख लिया था, जो कंफर्म करता था कि डीएनए का जो रिप्लिकेशन है उसका जो मैकेनिज्म होगा वो एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में एक एडिशनल क्वेश्चन है। तो उस दिन का वीडियो बहुत बड़ा बन गया था, तो ये क्वेश्चन रहना बाकी रह गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप लोगों को सारी थ्योरी समझ में आई कि कैसे हुआ है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पार्ट थी, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे आज हम। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 4, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विथ वीएम एकेडमी नासिक। चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस और रिप्लिकेशन। तो सबसे बड़ा काम तो आरएनए प्राइमर का ही हमने देखा है। तो आरएनए प्राइमर का काम क्या है, इट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है फॉर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है टू इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो नया डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगा उसके सिंथेसिस के लिए ये आरएनए प्राइमर क्या कर रहा है, इस डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या करता है, ये कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन ऑफ 5' to 3' स्ट्रैंड। जो स्ट्रैंड बनेगा नया उसका डायरेक्शन ऐसे होगा 5' to 3'। ओल्ड का कैसे होगा, ओल्ड का ऐसे था 3' to 5'। तो ये जो नया बन रहा है, नया सिंथेसिस हो रहा है, ये कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा इसका पॉलीमराइजेशन। और इसी एंजाइम को इनिशिएटिंग पॉइंट कौन देगा, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर का रोल क्या है, बहुत बड़ा फंक्शन है। इट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज टू इनिशिएट सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा उसे। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटर्न एज 5' ATGC 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 ऐसा, और यहाँ पे 3' है। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो नया जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा उसका सीक्वेंस कैसा है, ये ओल्ड डीएनए इसके साथ जो दूसरा बनेगा वो कैसा है। तो पहले इससे लिख लेते हैं। तो चलो, तो पहला दिया हुआ ऐसे 5' ATGC 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 and 3'. 7। ओके, अभी हमें नया जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे होगा, वो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो जो ये होता है सीक्वेंस, इसके एग्जैक्टली अपोजिट दूसरा बनेगा। यहाँ पे ये 5' से स्टार्ट हुआ है, तो नया बनने वाला किससे स्टार्ट होगा, ऑफ कोर्स वो स्टार्ट होगा 3' से। ओके, ए के साथ कौन होता है जो बॉन्डिंग करता है एडेनाइन के साथ। हमने देखा है कि एडेनाइन के साथ कौन यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, सोचो और बताओ एडेनाइन का बॉन्डिंग किसके साथ होगा। तो एडेनाइन का बॉन्डिंग किसके साथ होता है, थायमिन के साथ होता है। तो इसके साथ यहाँ पे कौन आना चाहिए, टी। इसके साथ कौन आना चाहिए, ए। ग्वानिन का किसके साथ होता है, साइटोसिन के साथ। साइटोसिन का किसके साथ होता है, ग्वानिन के साथ। ये बॉन्डिंग तो हमें पता है, इनके बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और इनके बीच में क्या होती है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिख रहा है। तो अभी मैं आगे बॉन्डिंग नहीं लिखूंगी, आगे सिर्फ मैं इनको ही लिखूंगी। ग्वानिन सॉरी एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। यहाँ पे एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन
ग्वानिन और यहाँ पे आ जाएगा 5 डैश। ओके, और ये बॉन्डिंग बीच में, तो ये एक स्ट्रैंड बनेगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ऐसे नहीं करना है कि इसको एग्जैक्टली उल्टा लिख दो, ऐसा नहीं कर सकते। ये जो बॉन्डिंग है हमेशा हमें पता है कि ये जो एडेनिन होता है ये थायमिन के साथ क्या करता है, डबल बॉन्ड करता है, या थायमिन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। और यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पेयरिंग ऐसी ही होगी। अगर यहाँ पे एडेनिन दिया है तो नया वाला कौन सा आएगा, थायमिन ही आएगा। तो वो जो आरएनए प्राइमर है वो एग्जैक्टली अच्छी तरह से क्या है, उनको उस जगह पे अटैच करता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। विच एंजाइम डज रिमूव द सुपर कॉइल फ्रॉम द रेप्लिकेटिंग डीएनए। जो रेप्लिकेटिंग डीएनए है उसका सुपर कॉइल कौन रिमूव करेगा, जिसका सबसे पहले कॉइलिंग रिमूव होती है। तो यहाँ पे होगा सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग एंजाइम। ये क्या करता है, सुपर कॉइलिंग को क्या करता है, रेप्लिकेटिंग डीएनए से रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। Why are Okazaकी फ्रैगमेंट फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड ओनली। तो लैगिंग जो स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड होते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। तो मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाती हूँ। तो दो स्ट्रैंड होते हैं, तो उसमें से जो ओकाज़की फ्रैगमेंट है वो क्या होता है, सिर्फ जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जो डॉटेड वाला होता है, कंटिन्यूस नहीं होता है, उसे ओकाज़की फ्रैगमेंट कहते हैं। ओकाज़की नाम के साइंटिस्ट ने उसे फाइंड आउट किया था। तो उसी पे क्यों होता है, लीडिंग पे क्यों नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के जो एंटी पैरेलल होंगे एक दूसरे से। एक स्ट्रैंड क्या करेगा, रन करेगा, कैसे रन करेगा, 5 डैश टू 3 डैश। तो ऐसा होगा, ये होगा 5 डैश, ये होगा 3 डैश। और दूसरा रन करेगा उसके अपोजिट, यहाँ पे होगा 3 डैश, यहाँ पे होगा 5 डैश। तो ये हमें पता है। द डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, नया स्ट्रैंड क्या बनाता है। तो नया आने वाला स्ट्रैंड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बन सकता है, वो डायरेक्शन क्या होगा, 5 डैश 3 डैश, यहाँ पे ओनली का है। ओके, तो जो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड इन 5 डैश 3 डैश डायरेक्शन ओनली। तो इस डायरेक्शन में ही नया स्ट्रैंड बनेगा। तो जो लीडिंग टेम्पलेट होगा इट सिंथेसाइज कंटिन्यूसली, एंड जो लैगिंग टेम्पलेट होगा वो क्या होगा, वो जो फॉर्म होगा इट सिंथेसाइज क्या होगा, डिसकंटिन्यूसली, मतलब बीच में कहीं कट होगा, फिर से स्टार्ट होगा, फिर कट होगा, ऐसे डैश डैश वाला स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ड्यू टू 5 डैश 3 डैश पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज, ओकाज़की फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड ओनली ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी एक एक्टिविटी होती है, क्या होती है, पॉलीमराइजिंग। तो ये पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी 5 डैश टू 3 डैश ऐसे डायरेक्शन में होती है, और इसके वजह से जो होता है हमारा लैगिंग जो स्ट्रैंड होगा उसी में क्या होगा, ओकाज़की फ्रैगमेंट अपीयर होगा, लीडिंग स्ट्रैंड में अपीयर नहीं होगा। तो चलो देखते हैं लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं। तो हमने कल देखा था जो वाई शेप था, तो वाई शेप में क्या होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ऐसे डीएनए था। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ओके, इसे क्या कहा जाता है, रेप्लिकेटिंग फोर्क, जहाँ से वाई शेप क्या होगा, स्टार्ट होगा। ओके, तो ये रेप्लिकेटिंग फोर्क है। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने इसे नाम दिया 3 डैश, तो यहाँ से होकर ये क्या बन जाएगा, 5 डैश। यहाँ पे ये होगा 3 डैश, ये होगा 5 डैश। तो हमारा जो नया स्ट्रैंड बनेगा, सपोज मैं दिखा रही हूँ इस साइड से बन रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जो जाता है इसे क्या कहा जाता है, लीडिंग। लीड कर रहा है वो, क्योंकि वो रिप्लिकेटिंग फोर्क के पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या बनेगा, इसके अपोजिट बनेगा 5 डैश 3 डैश। और यहाँ से नया स्टार्ट होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, रिप्लिकेटिंग जो होगा फोर्क उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ये ऐसा डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आएगा 3 डैश 5 डैश। तो डायरेक्शन देखो, 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश, ऐसे डायरेक्शन में
पॉसिबल। तो इसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड या इसे ही कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। तो ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये कंटिन्यू दिख रही लाइन, ये क्या है, डिसकंटिन्यू दिख रही। क्यों? ड्यू टू 5-3- पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा और इसे कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये होगा लीडिंग, ये होगा लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड मैंने अभी आपको दिखाया डायग्राम में, दोनों में फ़र्क क्या है वो समझ लेते। तो लीडिंग क्या होता है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये लीडिंग होगा और डॉट डॉट वाला क्या होगा, लैगिंग होगा। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, एक ही लाइन है मतलब कंटिन्यूअस। लैगिंग क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअस और सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस और इसकी सिंथेसिस क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी। सेकंड पॉइंट क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज टूवर्ड द रिप्लिकेटिंग फोर्क। ये जो पॉइंट इसे रिप्लिकेटिंग फोर्क कहते हैं, तो ये उसकी तरफ जाता है। तो डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसका डायरेक्शन ऐसे होता है, मतलब इट गोज़ अवे फ्रॉम द रिप्लिकेटिंग फोर्क, मतलब उसका सिंथेसिस अपोजिट साइड में होगा, रिप्लिकेटिंग फोर्क से वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, इसे डॉटेड डॉटेड वाला डैश डैश वाला नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आर नॉट फॉर्म्ड इन लीडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या होगा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म इन द लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे फॉर्म होते, यहाँ पे फॉर्म नहीं होते। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अभी ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है, ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहा है, ये होगा हमारा रिप्लिकेटिंग फोर्क, रिप्लिकेटिंग फोर्क की तरफ। तो इसे कितने आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही, जो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे एंड करेगा। तो 5' से स्टार्ट करने और 3' पे एंड करने के लिए एक ही आरएनए क्या है, प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा बन रहा है फिर टूट रहा है, 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 थोड़ा बन रहा है। तो ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट में, मतलब फ्रैगमेंट का मतलब होता है थोड़े तो छोटे छोटे टुकड़े। तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे इनिशिएट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर से यहाँ से इनिशिएशन करना पड़ेगा, फिर से ख़त्म होगा, फिर से इनिशिएशन, फिर से ख़त्म, ऐसा होता रहेगा। इसीलिए क्या कहेंगे, एवरी फ्रैगमेंट रिक्वायर सेपरेट आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट द रिप्लिकेशन। तो हर जो डॉट होगा, हर जो टुकड़ा होगा, हर टुकड़े को एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ेगी इनिशिएशन के लिए। तो यहाँ पे मेनी क्या लगते हैं, आरएनए प्राइमर लगते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ द रिप्लिकेशन। और यहाँ पे एक ही लगता है क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड में भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में से, यूज़ योर ब्रेन पावर फ्रॉम द पेज नंबर 77, लिस्ट एज मेनी डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस एज यू कैन। तो आप जितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हो बनाओ, अभी प्रोसेस हम देख चुके। तो चलो हम लिस्ट बनाते हैं, एंजाइम और उनका फंक्शन। सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे आएगा हेलिकेज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ASE आ गया मतलब क्या होगा, वो एंजाइम होगा। इसे रेप प्रोटीन भी कहा जाता है, एक प्रोटीन है। इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ द DNA अनवाइंडिंग। जो वाइंडिंग है उसे क्या करेगा, रिमूव करेगा। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द सेपरेशन of 2 DNA fork या 2 DNA स्ट्रैंड्स कहेंगे, फोर्क मत कहो, स्ट्रैंड्स कहेंगे। तो DNA हमें पता है कैसे था, ऐसे था, ये 2 स्ट्रैंड थे,
तो इनको क्या कर रहा है, ये अनवाइंडिंग करके ऐसा सेपरेट जो कर रहा है वो कौन होगा, हेलिकेज, या इसे रे प्रोटीन कहते हैं। इसका काम क्या है, डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन कहेंगे इसे। ये क्या कर देगा, डीएनए को अनवाइंड कर देगा। सेकंड है आरएनए प्राइमर, ये भी एक एंजाइम ही है। आरएनए प्राइमेज कहेंगे इसे, प्राइमर नहीं कहेंगे, प्राइमेज ही, एएससी लगा देते हैं इसे। ओके, तो ये क्या करता है, कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर। जो आरएनए प्राइमर फॉर्म हो रहा है उसके सिंथेसिस पर किसका कंट्रोल होगा, आरएनए प्राइमेज का, कि ज़्यादा भी वो फॉर्म नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं पड़ने चाहिए। तो इनके सिंथेसिस पे कंट्रोल किसका होगा, आरएनए प्राइमेज। ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस को क्या करता है, कैटालाइज करता है। फिर आरएनए प्राइमर क्या है, रिप्लिकेशन में हेल्प करेगा। थर्ड एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज। फंक्शन भी नाम में ही आ जाता है बहुत बार। तो ये क्या करेगा, कैटालाइज करेगा, कैटालाइज पॉलीमराइजेशन। जो नया स्ट्रैंड बन रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, पॉलीमराइजेशन मतलब लॉन्ग चेन बनने का जो स्ट्रक्चर होगा, इन 5' to 3' डायरेक्शन। मतलब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे लीडिंग एंड लैगिंग 5' to 3' के डायरेक्शन में ही बनते हैं वो, उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहेंगे। उनको कैटालाइज करने का काम कौन करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट फोर्थ है RNASE। ये क्या करेगा, आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस रिमूव द आरएनए प्राइमर, सॉरी आरएनए प्राइमर्स। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस आरएनए प्राइमर को ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। जब क्या है, ओकाज़की फ्रैगमेंट भी कम्प्लीटली क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, उसके बाद आरएनए प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये इसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट होगा डीएनए लिगेज। ये भी एंजाइम है। ये क्या कर देगा, जॉइंस द ओकाज़की फ्रैगमेंट। मतलब जो ओकाज़की फ्रैगमेंट ऐसे थे, ऐसे जो डायरेक्शन में थे, तो इनको क्या कर देगा, ये जॉइन करके कंटिन्यूस बना देगा। ओके, नेक्स्ट है गायरेज। ये भी एंजाइम ही है। इसका काम क्या है, रिलीव टॉर्शनल स्ट्रेन और स्ट्रेस आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो। जनरेटेड बाय डीएनए अनवाइंडिंग। डीएनए अनवाइंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस क्या हुआ था, तो देखो ऐसे डीएनए था, यहाँ से उसका अनवाइंडिंग ख़त्म हो गया और ये से क्या हो गया, एक दूसरे से सेपरेट। इस पोर्शन पे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसे क्या कहेंगे, टॉर्शनल। क्योंकि ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। उस स्ट्रेस को रिमूव कौन करेगा, गायरेज करेगा। और बाद में फिर से क्या है, नया आने के बाद यहाँ पे नया आता है और फिर से क्या होते हैं, ऐसे वो नए स्ट्रैंड को फॉर्म कर देते हैं। मैंने आपको रेड और ब्लू कलर की जो डायग्राम दिखाई थी उसे याद कर सकते हो। इसके अलावा क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है, SSBP कहा जाता है उसे, आर ओनली द इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द आरएनए सिंथेसिस एज दे आर द हेलिएज। जो होंगे प्रोटीन्स उनको क्या करते, कॉइलिंग से क्या करते, प्रिवेंट करते। तो वो भी एक है SSBP, क्या नाम है उसका, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो क्या है, अनवाइंडिंग को क्या है, अनवाइंड ही रहना देता है। मतलब ये जो सेपरेट हुए उनको फिर से ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने देता, कॉइलिंग नहीं होने देता, अनकॉइल्ड कंडीशन में रखता है। वो कौन होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। तो भी एक इम्पॉर्टेंट है इन आरएनए सिंथेसिस, नॉट आरएनए सिंथेसिस, इन डीएनए सिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम यूज योर ब्रेन पावर में से,
दिस टाइप ऑफ रिप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेशन रिप्लिकेशन। अभी हमने जो देखा उसे सेमी कंजर्वेशन क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। कंसिडरिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, व्हाई डीएनए रिप्लिकेशन इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। तो इसे सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन क्यों कहा जाता है, मैंने बहुत बार बताया है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है, व्हाई इज डीएनए रिप्लिकेशन कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव। तो ये भी क्वेश्चन का यही आंसर होगा। तो देखो क्या हो रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, तो ओल्ड डीएनए से दो नए डीएनए बन गए, इसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिकल डीएनए बन गए, उसे कहेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। इन ईच डॉटर डीएनए, तो यहाँ पे दो डॉटर डीएनए बने, इन ईच डॉटर डीएनए वन स्ट्रैंड इज पैरेंटल। तो एक जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको वो क्या है, पैरेंटल स्ट्रैंड है, पेरेंट से आए। ये ओल्ड वाला क्या था, पेरेंट डीएनए था, तो जो ब्लू वाला होगा तो पेरेंट से आया है, तो उसे हम पेरेंटल स्ट्रैंड कहेंगे। ओके, एंड अदर वन टोटली न्यूली सिंथेसाइज, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो टोटली क्या है, नया सिंथेसाइज हुआ है। It shows that 50% part parent DNA is conserved while the remaining 50% part is newly synthesized। तो क्या हो रहा है, 50% ये डॉटर जो दो डीएनए, तो 50% पेरेंट का क्या कर रहे हैं, जो डीएनए उसे कंजर्व कर रहे हैं, और 50% क्या कर रहे हैं, कम्प्लीटली नया सिंथेसाइज कर रहे हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे ऐसे कंसिडर किया जाता है सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। तो इसे कहा जाता है डीएनए रिप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब उसके कैरेक्टर को कैरी करना, एंड रिप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट, आइडेंटिकल डुप्लीकेट क्या करना है, फॉर्म करना है, डुप्लीकेशन। तो इसे कहा जाएगा सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जितने सारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। तब तक पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।